संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे अनूप अग्रवाल जी से, जिनके बारे में आप जानते हैं समाज सेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक और कई पदों पर रहे हैं। अनूप भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछने, रिश्वत महुआ की संसद से छुट्टी, सियासी हंगामा भी, इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई और ये खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से लगी है। कल जब से लोकसभा में उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ तब से ये खबरें प्रमुखता से चैनलों में दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं। सीएम चयन की तारीख पर सस्पेंस खत्म, कल विधायक दल की बैठक, नाम का होगा ऐलान। रायपुर से खबर है, कांग्रेस सांसद से मिला 200 करोड़ कैश, ट्रक में भर कर ले जाए गए नोट। नई दिल्ली से खबर है, सीएम के नाम पर रायशुमारी के लिए 3 ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक कल। रायपुर से खबर, ब्रिटेन, सुनक के खिलाफ 3 बड़े नेता बागी, इस्तीफे का खतरा बढ़ा। लंदन से खबर है, कैश के बदले सवाल, महुआ मोइत्रा की सांसदी गई, सदन में हंगामा बरपा। रेलवे सीजीएम के नाबालिग बेटे ने लगाई फांसी, जेब में मोबाइल व कान में हेडफोन लगा मिला। बिलासपुर की खबर है, दुनिया के 1/4 आईफोन भारत में बनेंगे। जूतों पर अलग अलग स्टडी के लिए सुझाव, जूते वायरस व लेड जैसे केमिकल के भी वाहक, इन्हें घर में न ले जाएं। ये खबरें मैं क्यों पढ़ देता हूँ समझ में नहीं आता। खैर, आंध्र व पंजाब ने सब्सिडी दोगुने से ज़्यादा बढ़ाई, केरल तमिलनाडु ने घटाकर 1/4 कर दी। राज्यों में सब्सिडी देने की होड़ बढ़ी, तेजी से बढ़ रहा है कर्ज। ये नई दिल्ली से खबर है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने कांग्रेस को हराया, महिलाओं को खींच ले गई भाजपा। ये नई दिल्ली और रायपुर से खबर है। और कोरबा की एक खबर है, और इधर जयसिंह ने कहा हार की असली वजह अफसरशाही। छत्तीसगढ़ में आसमान खुलते ही दिन का पारा 60 डिग्री बढ़ा, रात में ठंड बढ़ी। युवा खरीद रहे घर, होम लोन लेने वाले 53% लोग 18 से 34 वर्ष के ही। अर्थव्यवस्था में स्थिरता से रियल एस्टेट में निवेश बढ़ा। ये खबरें फ्रंट पेज के, इसके अलावा भी छोटी छोटी खबरें हैं। पहले हम कांग्रेस की बात कर लें, उसके बाद भाजपा की बात करेंगे। कल नई दिल्ली में समीक्षा की गई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में। छत्तीसगढ़ के नेता भी वहाँ पहुँचे थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के नेता भी वहाँ थे। और उसमें ये पाया गया कि विशेष करके छत्तीसगढ़ की बात आई है कि महतारी बंधन योजना के फार्म ने महिलाओं को एक तरफा कर दिया और कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बने। वो इस पे समीक्षा में बात आई होगी, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग होती है ना, तय करके कि इतनी बातें ही आपको बाहर जाके मीडिया के सम्मुख रखना है, उतनी बातें रखी गई। हार की और भी समीक्षा हुई होगी, उसके कारण और भी पता लगे होंगे, लेकिन जो बताया गया है सिर्फ एक बात बताई गई है कि ये एक बड़ा कारण बनी है महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी को ओर उन्मुख करने के लिए। क्या यही कारण रहा है अनूप भाई? बड़ी जीत है आप लोगों की। देखिए कमलेश भैया, पहले तो मैं आपको और सभी हमारे देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से प्रदेश में नई सरकार का गठन हो रहा है। हमारे कल नए मुख्यमंत्री का भी ऐलान होने वाला है। जी आएंगे, उस पर आएंगे, सूचना है जी। और आप जो बात बोल रहे हैं, तो 2 बातें तो आप भी जानते, इतने सालों से आपका अनुभव है कि अगर जीत हो जाती तो वो राहुल गांधी के कारण जीत हुई। उनकी जो उन्होंने पदयात्रा की, जो उन्होंने भाषण दिए, जो उन्होंने दौरे किए, और इस बार तो उल्लेखनीय बात यह है कि प्रियंका जी ने भी बराबर का भाग लिया पूरे चुनावी कार्यक्रम में जी। लेकिन कहीं ये विषय आपको दिखाई नहीं पड़ेगा किसी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चर्चा में, सोशल मीडिया में, कि इनका कोई रोल नेगेटिव या पॉजिटिव है। हाँ, जीत जाते तो फिर ये होते, बस ये मेरी गारंटी है जी। जैसे अभी मोदी जी का हो रहा है। नहीं तो मोदी जी ने 2 बातें, आप मोदी की गारंटी, उसमें भी मैं बोलूँगा, मोदी की गारंटी, मोदी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जी कि मोदी नहीं तो कौन जी। किसका चेहरा रख के चुनाव लड़ा गया तीनों राज्यों में? मोदी इसका चेहरा, मोदी जी का चेहरा रखे गया, मोदी जी की नीतियों का चेहरा रखे गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मोदी नाम सुनते ही जो उत्साह का संचार होता है जी, उसको आप कैसे वो कर सकते हैं जी। मेरा कहना यह है, ये जो आपने कहा एकदम सही बात कही कि मीटिंग में सारी चर्चा होती है क्या क्या कारण रहे, लेकिन आपने बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है ये भी डिसाइड होता है जी। इनकी मुश्किल ये है कि असली मुद्दे की ये बात कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार की ये बात कर नहीं सकते, चोरी की बात कर नहीं सकते, वादा खिलाफी की बात कर नहीं सकते।
मैं इसी मंच पे आपके पास ही बैठ के मैंने कहा था गंगा जल हाथ में लेकर, और आपने शराबबंदी की। शराबबंदी की जी। और आपने गली गली शराब बिकवा दी। सरकारी जो काम व्यापारी करते थे, शराब ठेकेदार करते थे, वो सरकार करने लगी। जी। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, जो हुआ है वो आपको बता। और शराब घोटाला भी, शराब घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, सारे लोग अंदर पड़े हुए हैं। जी। मैं इस बात का भी हमेशा दावा करता हूँ कि यदि कोई वैमनस्यता से, बदले की भावना से, गलत तरीके से यदि इस तरीके का कोई काम करता है तो उसके लिए अदालत बैठी है। अदालत उसको तुरंत एक बार में, ऐसे दसों उदाहरण मैं बता सकता हूँ जी, जिसमें न केवल अदालत ने उस मुलजिम को, आरोपी को छोड़ा है, तुरंत जमानत दी है, बल्कि सरकार को, पुलिस विभाग को फटकार लगाई है जी कि ये क्या तरीका है आपका। हाँ, प्रमाण होंगे इसीलिए नहीं हो रही जमानत अभी जब भी। तक प्रमाण नहीं हो, जब तक आपके पास अति गंभीर विषय और पूरे साक्ष्य उपस्थित ना हो, आप ये सब कार्रवाई कर नहीं सकते, क्योंकि वो सब प्रभावशाली लोग हैं। जी जी। आज हमारे ही नेता की मुश्किल ये है कि वो आरोप कहीं लगाएं, कुछ करें, उनके खुद के कृत्य देख लीजिए आप। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, अभी चुनाव के बाद जब परिणाम आए 3 तारीख को, तो लोग राजेश खन्ना को बहुत याद कर रहे थे जी। क्योंकि उस फिल्म में गाना था, पब्लिक है ये, पब्लिक है ये, सब जानती है। जी। तो लोग अब इस नेताओं को, चाहे वो हमारी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, किसी पार्टी के हों, अब उनको इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ऐसे कुछ छिपा नहीं है। छिपा कुछ नहीं है। जो अवेयरनेस पहले कम थी, जो जानकारियां पहले कम थी, जो सोशल मीडिया का प्रयोग कम था, अब लोग टीवी के मोहताज नहीं है। जी। कोई भी बात होती है क्षणों में, पलों में जो है ना, तो सोशल मीडिया के जरिए और बच्चे तक पहुंच जाती है। जी। तो जो स्थिति है, परिस्थिति है, हमने भी जो वादे किए हैं, अब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने अपने नेतृत्व से, अभी जब हमारी बैठक होगी, हम पहली बात ये रखने वाले हैं जी कि जो आपने वादे किए पॉइंट वाइज आप एक एक बिंदुवार उसको और पूरा करें। अदरवाइज आप तैयार हैं इस स्थिति को देखने के लिए? जी, आएंगे उस पर। अभी जो कल दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली में समीक्षा हुई, एक समीक्षा कोरबा में भी हुई, और यहाँ के जो विधायक रहे 15 साल, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने ठीकरा फोड़ दिया सीधा सीधा अफसरशाही पर, भूपेश बघेल पर ही प्रहार किया। देखिए, तो ऐसा नहीं लगता कि अफसर किसके गुलाम होते हैं? सरकार सरकार के शासन के गुलाम होते हाँ। हैं। वो गुलाम मीन्स उसके आदेश पे काम करते हैं। हाँ, वो हस्तिनापुर के गुलाम है, जिसकी सरकार रहेगी, वो कुर्सी के आदेश पे काम करते हैं। कुर्सी थी माननीय जयसिंह जी के पास, आप कैबिनेट में थे जी, और कैबिनेट के फैसले ही मान्य होते हैं। उसका कोई मुखिया है इसलिए वो उसकी विशेषाधिकार होते हैं जी, लेकिन जो निर्णय होते हैं वो कैबिनेट के होते हैं जी। अब अगर प्रश्न ये उठता है, जयसिंह अग्रवाल जैसे कद्दावर, दबंग, बाहुबली, जो इन शब्दों से उनको वो किया जाता था, महिमा मंडित किया जाता था जी, अगर वो ये बातें जो आ रही हैं बाजार में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, मैंने देखा है जी, जो मैं तो अगर सुनता तो मैं मानता नहीं शायद, लेकिन मैंने खुद अपनी आँख से देखा और अपने कानों से सुना, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि इतने दबंग नेता का, इतने कद्दावर नेता का ये बयान है, तो बाकियों का जो 65 में से 64 विधायक थे उनका क्या हाल होगा। यानी ये बड़ी विचारणीय प्रश्न है कि कोई नेता अपने नेता पे आरोप लगा रहा है, अपने प्रमुख पे आरोप लगा रहा है कि उसने जनता के काम नहीं होने दिया। जी, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या रणनीति होगी जयसिंह अग्रवाल जी की? देखिए, रणनीति का सवाल यह है, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वभाव है क्रोध में कह जाना, या कोई रणनीति होगी? नहीं, देखिए, क्रोध में कह जाना एक अलग विषय होता है। क्रोध में तो बहुत सी बातें आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, पर ये कैमरे के सामने और ऑन कैमरा, ये जो ऑन रिकॉर्ड, ये सब बोलना, बात करते हैं, ये अगर ये सब बोलने लगे तो काय के नेता, काय के मंत्री, 15 साल तक वो विधायक रहे, कोई नए चुन के विधायक आ गए हों, पहली बार आ गए हों, ऐसा तो नहीं है। 30 साल से सार्वजनिक जीवन में वो काम कर रहे हैं, तो अनुभवी नेता हैं, इसमें हमको इनकार नहीं मानने में। इसलिए ये बोलना कि किसी जोश में, किसी गुस्से में वो बोल गए, ये तो मैं तो नहीं मानता हूँ। मतलब किसी रणनीति के तहत उन्होंने आरोप लगाया। पीछे कई आपका जो इशारा है जी, वो भी सब लोग समझते हैं, और कई उसके नेताओं का, जैसे अटल जी के बारे में बोलते थे कि एक लाइन बोल के वो चले जाते हैं, न टायर न रिटायर, और चले गए, तो उसके बाद लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते रहते थे, अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालते रहते। ठीक है, उस लेवल में नहीं सही, लेकिन हर एक नेता का अपना एक लेवल होता है,
और अपने लेवल पे वो कुछ बातें बोल जाते हैं, उसके मतलब फिर हम हमारी तरफ से निकालते हैं, आप अपनी तरीके से निकालते हैं। और जनता, फिर मैं बोलता हूँ, जनता आपसे और हमसे ज़्यादा समझती है। उसके मन में तुरंत वो बात आ गई होगी कि अगर ये भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस में रह के, अपने ही प्रमुख के खिलाफ यदि इस तरीके की भाषा का कोई नेता इस्तेमाल कर रहा है तो उसके कई मतलब निकलते हैं। जी, खैर मतलब कई निकाले जा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो 5 साल आपको संघर्ष करना है, 5 साल के बाद फिर जब वो स्थिति आएगी तब फिर देखा जाएगा। हालांकि बीच में भी और चुनाव है, देखिए, लोकसभा चुनाव आश्चर्य है। की बात यह है कमलेश भैया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही। 15 साल में लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी और तो और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही अघा गए थे बोलना चाहिए जी। उन्हीं लोगों के चेहरे देख देख के, उन्हीं लोगों की बातें सुन सुन के। ये तो 5 साल में अघा गए, ये 5 साल में ही सब उलट दिए। ये अजीब बात है बड़ी। और 5 साल भी आप देखिए, पिछले 3 सालों में ये भले ही ईडी को गाली बकते रहे हों, ये भले ही इनकम टैक्स को गाली बकते रहे हों, ये भले ही सीबीआई को गाली बकते रहे हों, ये विभिन्न एजेंसियों के लिए बदले की कार्रवाई बोलते रहे, लेकिन जो 200 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 95 करोड़ नकदी निकल रहा है, 22 करोड़, ये क्या ईडी ला के पैसा डाल दे रही थी क्या? हाँ, वो तो लोगों के पास था। ये तो लोगों के पास निकला ना भाई जी। ये कहाँ से आ गया? नहीं, उनका उन लोगों का इशारा रहता था कि बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बीजेपी के नेताओं के पास पैसा नहीं मिलेगा क्या? सवाल ये है कि आपके चैनल में मैं बैठ के जी और आपके चैनल की वो करूँगा क्या? जी भाई सरकार है ना मेरी, जी। तो मेरा तो कुछ तो विशेषाधिकार है। फिर भी प्रश्न ये है कि अभी 5 साल आपकी सरकार थी ना जी। आपके पास LIB थी, विजिलेंस थी, प्रदेश में भी 10 तरीके के आपके पास साधन थे, पुलिस थी, किया आपने क्यों नहीं किया? अरे कुछ करने के लिए आपके पास कोई, वही बात जो साक्ष्य, कोई आपके पास आधार, कोई शिकायत, कुछ तो आपके पास हो। जी 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 जी। तो तब तो करोगे आप। भाई ऐसा है कि आप एक निरीह व्यक्ति हो, आप गरीब आदमी हो, सड़क के किनारे बैठे और आपको कोई आके मार रहा थप्पड़, तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से, उसको तो बेचारे खड़े होने की ताकत नहीं है, वो कहाँ से आपका बदला। आप तो एक साधन संपन्न और अच्छे खासे पूरे प्रदेश के मुखिया हो और एक 65 विधायकों की मेजॉरिटी को लेके आप राज कर रहे हो, और आपने किस भाजपा के विधायक को, किस भाजपा के कार्यकर्ता को, किसको क्या कार्रवाई कर ली है? तो किसी को क्या जबरदस्ती गलत दबा दोगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होता ही है। और एक बात जो उन्होंने कही कि असली वजह अफसरशाही, तो स्वाभाविक है कि आदमी जीत और हार में विशेष करके ठीक रहता है। जिन लोगों के नाम माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने लिया था जी, उसमें कई तो अभी जेल में पड़े जी। एक ही है राणा साहू जी जेल में, उसमें कईयों के ऊपर आरोप है जी। तो हाँ, आज नहीं तो कल जाएंगे। हाँ। और अब तो और जो आधार था, थोड़ा बहुत सपोर्ट था, वो भी खत्म हो गया। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के इनर सर्किल में घूम रही हैं, आप जानते हो, आप भी हम भी उन बातों को सार्वजनिक रूप से बोलने में इसलिए थोड़ा सा संकोच करते हैं कि कोई विषय लिटिगेशन का ना हो जाए जी। लेकिन जो माहौल था प्रदेश में अराजकता का और भ्रष्टाचार का, सरेआम नीलामी चल रही थी अलग अलग सेक्टर में जी। 500-600 रुपए का, 700 रुपए का जो बालू का ट्रैक्टर आता था, 3,000 रुपए में हाथ पांव जोड़ने के बाद मिलता था जी। सरेआम कोयले में चोरी हो रही थी, सरेआम बयान आ रहे थे कि 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक पर टन की डायरेक्ट राज्य सरकार को फीडिंग हो रही। कलेक्टर SP वसूली का एजेंट बने हुए थे। हाँ, सारे आरोप लगते थे। तो आरोप नहीं, ये तो ये देखिए, ये जनता है ना, इन्हीं में वो लोग हैं ना जो 35 रुपये 25 रुपये दे रहे थे, इन्हीं में वो लोग हैं ना जो 700 का 3,000 रुपये दे रहे थे। जी जी। उन्हीं लोगों ने वोट दिया है कमलेश भैया जी, उन्हीं लोगों ने सरकार को बदला है जी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम हमारे लोगों से, हमारी सरकार से, हमारे जो नुमाइंदे अब राज करने आएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए इस बात को आप समझिए और ये गलती, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो हमको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा जो ये भुगत रहे। जी, खैर चलिए, इस खबर पे तो अंत में यही कहते हुए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। CM के नाम पर राजकुमारी के लिए 3 ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक कल। अब आ जाएं अपन छत्तीसगढ़ पे। मतलब चुनाव से पहले, मतगणना से पहले खबरें आती थी कि चार्टर्ड विमान तैयार है, रूम तैयार हैं, बुक कर लिए गए हैं। भाजपा की तरफ से भी खबर आती थी, कांग्रेस की तरफ से भी खबर आती थी, और ये कहा जाता था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत कोशिश हो जाएगी सरकार बना लें।
अब अच्छा बहुमत मिल जाने के बाद, ठीक ठाक सीटें मिल जाने के बाद, टूटने का खतरा समाप्त हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से, ठीक है आप जरबर तैयार होंगे, फिर वो जाएंगे, मीटिंग करेंगे 3 तारीख के बाद, आज हम 9 तारीख को, 6 दिन हो गए और अब जा कर के तय हुआ है कि आज आ जाएंगे, हो सकता है कल परसों तक ये तय हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो वही हो गया कि जैसे घर में खाना कम रहे तो बड़ी भूख लगती है, या खाना ना रहे तो बड़ी भूख लगती है, लेकिन अगर खाना बन के तैयार है, उसकी सुगंध आ गई तो ठीक है यार, आराम से खाएंगे। तो वही स्थिति हो गई है अभी। तो भैया ये कोई नया कोई चीज जल्दी हो रहा नहीं है है। क्या? जी। कर्नाटक में 16 दिन तक सरकार नहीं बनी थी। जी। डी के शिव कुमार और इनके बीच में मामला सिद्धारमैया चलता रहा। रमैया जी, सीतारमैया जी के बीच में मामला चलता रहा। जी। देखिए, आप एक तरफ तो दावा करते हैं हम एक लोकतांत्रिक पद्धति से काम करने वाले दल हैं, और लोकतांत्रिक पद्धति में कोई अकेला छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। तीनों जगह के लिए भरपूर आशीर्वाद देश की जनता ने, तीनों प्रदेशों की जनता ने हमें दिया है। जी। अब उसका एक तरीका केंद्रीय स्तर पर माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सभी लोग जो प्रमुख हमारे कर्ता धर्ता हैं पार्टी के, सब ने बैठ के एक योजना बनाई कि भाई तीनों राज्यों में एक पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में तीनों दलों में, तीनों पर्यवेक्षकों की टीम में एक एक है, एक राज्यसभा या लोकसभा से जो सीनियर मेंबर है उसको, और एक वरिष्ठ नेता। जी। तो चाहे वो खट्टर जी हों, अपने यहाँ से सरोज पांडे जी राज्यसभा हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री। तो हर टीम में आप देखिए एक तरीके से, एक सलीके से, एक मतलब योजनाबद्ध ढंग से, और उसका लोग 3-3 ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। जी। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है, अगर चुनाव खत्म होता, रिजल्ट आते और आप रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना, तो क्या बोला जाता? जी। ये तो थोप दिए गए हैं, वो तो पहले से तय था, वो तो ये था, वो तो। जी। अब हो सकता है रमन सिंह जी बन जाएं, हो सकता है ओपी चौधरी बन जाए, हो सकता है रेणुका सिंह बन जाए, हो सकता है अरुण साव बन जाए, कोई भी बनेगा। तो ये जो टीम आ रही है, इसकी रायशुमारी के बाद, लोगों का मन लेने के बाद, और आपको याद होगा लखन भैया को जब टिकट मिली थी तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुई थी, मैं उनके साथ बैठा था। जी। उन्होंने उस समय भी ये कहा था, मैंने टिकट नहीं मांगी, मैंने दावा नहीं किया। जी। हमारे यहाँ जो इंटरनल रायशुमारी हुई, कार्यकर्ताओं का मन लिया गया, कार्यकर्ताओं से बात की गई, जी, उसमें जो है ये बात आई कि लखनलाल जी को अगर टिकट मिलती है तो हम चुनाव में अच्छे तरीके से जा सकते हैं। जी। तो ये जो बातें होती हैं, जो तरीका होता है, आज हम किसी को भी उठा के बना दें, और एक जो विधायकों ने मेहनत की है, जो विधायक चुन के आए, उनकी बातें सुन के उसी निर्णय को लागू किया जाए, दोनों में फर्क है ना। बिल्कुल है। और ये लोग कहते हैं, पर आज भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। मैं खुद अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैंने देखा है कि एक वार्ड से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो प्रक्रिया है, लोग आरोप लगाते रहे, हमें उसकी चिंता नहीं है। फिर वही बात है कि आरोप लगाने वालों से ज़्यादा जानते हैं आप लोग, आरोप लगाने से ज़्यादा जानते हैं आम जनता, जो देखती सुनती पढ़ती रहती है। जी। इसलिए ये जो ऑब्जर्वर का, और ये कोई नया पद्धति नहीं है कि आज पहली बार है। जी। इसके पूर्व भी हमारी कई बार सरकारें बनी हैं, दूसरे दलों में भी होता है। लेकिन अब बात है जो चार्टर्ड प्लेन और रिजॉर्ट बुकिंग और होटलों में क्या होता है, इस बीच देश की राजनीति ने थोड़ा करवट लिया। जी। और जिनको 2, 5, 10 विधायकों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण सरकार बन या बिगड़ सकती है, ये खतरा निश्चित रूप से सत्ताधीन जो दल हैं, जिनके पास साधन है, वो इस तरीके की कोशिश करते हैं। जी। विशेष रूप से आपने महाराष्ट्र में इसका उदाहरण देखा होगा। जी। तो बात यह है कि सारी चीज़ों को आप किनारे करके एक बात पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कैसे हमारी सत्ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सारे विषय, आपकी सारी योजनाएं, आपकी सारी नीतियां तभी फ्रंट में आ सकती हैं जब आपकी सरकार बने। हाँ, कुल मिला के अब ये कह सकते हैं, इस खबर से आगे बढ़े, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, तो लोकसभा में उन्होंने जो बयान दिया था, आज भी वो सुनो तो बड़ा आनंद आता है
कि मैं ऐसी सत्ता को सुई के नोक से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जो खरीद फरोख्त से बनाई गई हो। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब वो तोड़ फोड़ करके बना लेती है। ये इस पे तो कुछ नहीं कहिएगा आप। नहीं, इसलिए कि बिल्कुल सामने प्रमाण बिल्कुल है। मैं इससे जी, सहमत जी। नहीं हूँ। क्योंकि ये उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन चाणक्य भी राजनीति करते थे, वो भी कूटनीति के वो थे। जी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका हमको, आप देखिए, आधा इंटरवल में मत ख़त्म कीजिए फिल्म को। जी जिस इतने बड़े नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे अटल जी, तो राष्ट्रीय बोलना भी उनकी उनकी अहमियत को कम करना हो जाएगा। जी इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी बात बोली, एक वोट से सरकार को छोड़ दिया और 6 साल पूरी सफलता के साथ सरकार चलाया बिना किसी दाग धब्बे के। जी उनके साथ क्या हुआ? उनकी सरकार अगली बार क्यों नहीं आई? क्या गलती थी? जी गलती ये थी कि जो ये हथकंडे जिन स्तर पे दूसरे दल उतर आते हैं, जिस तरीके से वो नहीं जोड़ तोड़ अपनाते चल थे, रहा है, अब अपनाने लगे। नहीं, हम नहीं अपना रहे, हमने उनको काउंटर करना सीख लिया। जी, अब मतलब वही हुआ। हाँ, नहीं, वही देखिए हुआ। दोनों में फर्क है। एक आप वो सब काम को खुद करने लगो, जी और एक आपको उन सब कामों से निपटने की कला आने लगे। जी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और मेरे से आप जो चाहोगे तो मैं यही बोलूँगा कि पहले हम एक शुचिता की और जैसी हम स्वच्छ राजनीति करते थे, हम अपेक्षा करते थे बाकी पार्टियां भी वैसी राजनीति करें। लेकिन जब इस बात का अनुभव आया जी कि नहीं भाई, ये काग की भाषा काग ही जाने, और जाने खगेही की भाषा। हाँ, जी। तो फिर उसका रास्ता निकाला गया। चलिए, एक और खबर है, इस पर चर्चा करके फिर हम आते हैं। एक बड़ी खबर है जो कहीं ना कहीं हमें आपको चिंता, हमारे आपके मन में चिंता बढ़ाती है कि सब्सिडी बढ़ती जा रही है, छूट देते जा रहे हैं। अभी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। पहले कांग्रेस की सरकार रही तो क्या की, बीजेपी की सरकार रही जहाँ शिवराज सिंह चौहान तो लगातार हैं। छत्तीसगढ़ में भी पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या उनको देने की बात कही जा रही है, उससे क्या नुकसान होने वाला, छोटी सी टिप्पणी आपकी लेंगे। लेकिन उसके पहले एक टिप्पणी आपकी इस पर कि कांग्रेस सांसद से मिला 200 करोड़ कैश, ट्रक में भरकर ले जाए गए नोट, और दूसरी तरफ रिश्वत लेकर के महुआ टीएमसी की सांसद हैं, वो प्रश्न पूछा करती थी जिसके कारण उनको निष्कासित कर दिया गया लोकसभा से। निलंबित नहीं, निष्कासित कर दिया गया। अब कोर्ट जाएंगे जो भी है। और ये 200 करोड़ का, तो अब ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर अभी भी नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है। थोड़ी बहुत बची होगी, नहीं तो सबने बेच खाया है। दुनिया आज भी ऐसे लोगों के बल पर टिकी हुई है जो सच्चे हैं, जो सादे हैं, जो ईमानदार हैं। जी, अगर 90% दुनिया में 100 आदमी है तो 90 आदमी, इसलिए दुनिया चल रही है कि 90 आदमी आज भी ईमानदार। जी। आप केवल 10 को मत देखिए। मोहित्रा का जो मामला आया, महुआ मोहित्रा का, सबसे पहले इनसे ये आरोप उन्हीं के जो मित्र है, तथाकथित मित्र, उन्होंने आरोप लगाया कि ये इन चीज़ों की शौकीन है, महंगी गाड़ियों की शौकीन है, महंगे होटलों में रुकने की शौकीन है, और उसका खर्च जो है फलाने लोग देते हैं, और उसके विरोध, उसके अगेंस्ट में, उसके बिहाफ में ये ऐसे सवाल इनको दिए जाते हैं जो ये संसद में जाके करती हैं। जी, ये तो सब जानते हैं। जी। एक सांसद लगभग 10-12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जी, कहीं 9 लाख भी हो सकते हैं, कहीं 13 लाख भी हो सकते हैं, पर 10 लाख के आसपास, 8 लाख से कम तो 8 नहीं लाख होते। 10 लाख लोगों का एक सांसद प्रतिनिधित्व करता है। जी, और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद होती है, जहाँ का सदस्य चुना जाना पूरी दुनिया में लोग आपको जानने लगते हैं जी। संसद सदस्य के रूप में। और वहाँ से आपको अगर निष्कासित किया जा रहा है तो आप कल्पना कीजिए, एक बहुत लंबा प्रोसेस चला है कमलेश भैया। ये नहीं कि 4 दिन में किसी ने आरोप लगाया और कमेटी वगैरह की बड़ी एथिक्स जांच हुई। कमेटी में गया मामला, उन पे विचार हुआ, उनको पूरा मौका दिया गया, सुनवाई की गई, उनका पक्ष सुना गया, और उन्होंने इतनी बदतमीजी की। जब वो पक्ष अपना रख के आ रही थी तो पत्रकारों का काम है, आप लोगों का काम है, आप पूछोगे भाई। वो तो भड़क गई थी कि पूछ रहे थे कि रात को किसको फोन करते हैं, मतलब अश्लील बातें, अश्लील ढंग से बोलना, बदतमीजी करना, जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो एक सांसद की मर्यादा से कहीं दूर था। जी, लोकसभा अध्यक्ष की आप टिप्पणी देखिए। सांसद, आप
जब आते हैं तो एक शुचिता को लेके आते हैं, एक 10 लाख लोगों को वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। जी और वो रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं हूँ, आज मैं एक कॉम्प्लेक्स का मालिक हूँ या एक परिवार का मुखिया हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जैसा व्यवहार करूँगा वैसा मेरे परिवार से, मेरे स्टाफ से, वही मेरे अपेक्षा लोगों होगी से लोगों। लोग अपेक्षा करेंगे। जी मेरे वैसे ही नेताओं के साथ वो लागू होता है कि उनके कार्यकर्ताओं से उस क्षेत्र की जनता कि यार वो फलानी जगह थोड़ा सा वहाँ देख के चलना, रात को 8 बजे के बाद मत निकलना, जी या गुजरात जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, रात को 12 बजे भी आप घूमो, कोई चिंता नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन है, उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है, जी ये तो व्यक्ति है। जी जी मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री, मतलब एक तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं, जी बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। अभी एक चीज़ और आने वाली है कमलेश भैया, मैं थोड़ा सा इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। ईवीएम पे 2-4 हमारे जो तथाकथित वो तो बड़बोले होता है, नेता हैं, वो तो वो होता है। तो अभी चुनाव आयोग ने चिताया है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में फटकार लगा चुकी है आपको, और अब अगर आपने ये बकवास की तो हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। तो ये भी उसी में कि अनर्गल आरोप, जी 45 आरोप आप पूरे अपने उसमें लगा रही हो, उसमें से 42 आरोप जी एक व्यक्ति विशेष के बारे में आप लगा रही हो, तो बच्चा भी समझ जाएगा। जी 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 फिर उस आरोप के साथ आप कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई ऐसी चीज़ें दीजिए ना जिससे उसके विचार हो सके। केवल मैं आपको परेशान करना चाहूँगा तो फिर आपके पास भी तो आपके मौलिक अधिकार हैं जी जिसका आप उपयोग करते हो। और जिस तरीके से बाकी जो जो गठबंधन बना है इंडिया, INDIA, जी आप देखिए सारे दल खामोश हैं। मतलब आपके अपने जो लोग हैं ना वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी 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 कांग्रेस की जो एथिक्स कमेटी में सदस्य थी उन्होंने इनके खिलाफ वोट दिया। हाँ, वो सारे प्रमाण सामने रहे, सारे तो प्रमाण कैसे ऐसे दीजिए? थे कि आप जी। मुकर नहीं सकते। जी, कोई जी। बोलेगा ये लाइट जल रही है तो आप कैसे मुकर जाओगे कि नहीं ये बंद है। जी जी तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों को जब सामने रखा गया तो कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन की मुखिया के रूप में अभी जानी जा रही है उसके प्रतिनिधि को और ये बोलना पड़ा कि नहीं, इनको निष्कासित किया जाना चाहिए। जी 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 मतलब कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो ठीक है कि मैं ज़्यादा बोल गया। नैतिकता का चरण ये सही है कि अभी भी ईमानदार लोगों की संख्या हमारे यहाँ है। छत्तीसगढ़ में अगर एक साधारण सा ईश्वर चंद्रा वहाँ के 7 बार के विधायक को हवाई चप्पल में घूम घूम करके बिना पैसे के अगर चुनाव हरवा सकता है, या मध्य प्रदेश की एक खबर आई है, कोई एक विधायक हैं जिनको पार्टी की तरफ से किस्तों में 20 लाख रुपए मिले थे और वो चुनाव 12.5 लाख में लड़ लिए, बाकी पैसा जो उनके पास बचा उसको बीजेपी कार्यालय में जमा करने गए थे। कांग्रेस में भी ऐसे लोग सभी दलों की बात जो लड़ाई हुई, जी हाँ ठीक है, वो जनबल और धनबल की लड़ाई थी। जी स्पष्ट रूप से आप देख सकते थे, एक तरफ झंडों की बाढ़ थी, एक तरफ झंडे मिल नहीं रहे थे। जी एक तरफ कार्यकर्ताओं को भर भर के दिया जा रहा था, एक तरफ कार्यकर्ता जेब से और खर्चा कर रहे थे, डीजल पेट्रोल भरा रहे थे। जी तो ये अगर चुनाव पैसे से लड़ा जाता ना तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें कि बड़े बड़े पॉलिटिक्स में पैसा उड़ाने वाले और पैसा हाँ, अदानी अंबानी के लोग ही यहाँ बैठे वही सारे बैठे होते सारे बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से चुनाव लड़ा जाता है। और ये एक बात इन्होंने जो कही है इसी पे टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ दुर्गा ही है, महाभारत होगा महुआ। अब माँ दुर्गा आपको याद आ रही है। ये भावनाओं के साथ खेल करके आप अपनी चोरी को, अपनी बेईमानी को दबाने की कोशिश करती हैं। ये ठीक नहीं है। ये भावनाओं को उभारने की कोशिश है जिसका अब कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं। लाभ नहीं, लाभ होने का एक बार आप बेनकाब हो गए ना और आपका जो चरित्र है वो लोगों के सामने आ गया, तो फिर आप कितना भी अपने आप को हरिश्चंद्र बताने की कोशिश करो, माँ दुर्गा बताने की कोशिश करो, तो आपके मुंह से माँ दुर्गा का शब्द निकलना भी माँ दुर्गा का अपमान माना जाएगा। अब वो खबर जो हमें आपको चिंतित करती है, जो विचार करने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोगों का अपना एक तर्क होता है कि आप ऐसे ही अगर सब कुछ फ्री देते रहोगे तो आखिर इसका अंत कैसे होगा। आप लोगों को याद होगा अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और वो कोरबा प्रवास पर थे, तो मैंने उनसे चर्चा की थी। वो नाराज़ भी हुए मेरे ऊपर कि आप कुछ हमसे जानना चाहते तो आप कुतर्क कर रहे हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि लगातार अगर इसी तरह की कोशिश होती रहेगी कि सब कुछ फ्री, तो आखिर आपके स्रोत बंद हो जाएंगे आय के,
फिर आपकी स्थिति वो नहीं होगी कि उधारी मांग करके आप खूब खर्च कर लो और बाद में आपका सब कुछ बिक जाए, जैसे श्रीलंका में और वहाँ हो रहा है पाकिस्तान में। तो वो नाराज़ हुए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि 10 साल का आरक्षण यही सोच करके दिया गया था ना कि 10 साल बाद ये इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या ख़त्म कर पा रहे हो? हिम्मत पड़ती है किसी की? अब यहाँ पे चावल और सब कुछ फ्री देने की बात चल रही है, आप जिस दिन बंद करोगे उस दिन जो सरकार बंद करेगी उसके लिए सिरदर्द हो जाएगा। ये चिंता का विषय है कि नहीं अनूप भाई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था, जी, सार्वजनिक मंच पर उठाया था जी, और श्रीलंका और पाकिस्तान और बाकी जो आसपास के देशों के उदाहरण तो आपने दिए ही दिए। जी, वेनेजुएला का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि दुनिया की जो रेटिंग होती थी जी, उसमें सबसे समृद्ध राज्यों में, राष्ट्रों में वेनेजुएला का भी नाम आता था। और आज वहाँ खाने के लिए ब्रेड भी नहीं है। सबसे नीचे है वो, सबसे नीचे आ गया जी, केवल ये इसी परंपरा, फ्री देने के चक्कर में। फ्री देने के चक्कर में। आप अपने इस ऑफिस के बाहर में किसी सब्जी वाले को दया करके 2 दिन बैठा दीजिए कि सब्जी बेच लें, फिर 2 दिन बाद आप ध्यान नहीं दे पाए, बाहर चले गए, 4-6 दिन वो लगा लिया, 5वें दिन अगर आपकी गाड़ी आती है और आपका ड्राइवर बोलता है कि भाई इसको हटाओ, तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। जी, अधिकार बताता है वो, क्योंकि वो उसको अपना अधिकार समझने लगता है। जी, ये किराएदारों, मकान मालिकों में भी यही बात होने लगी कि किराए में अगर आपने कोई जगह ले ली सब जगह तो आपने, वो सब जगह लागू होता है। तो दुनिया में एक सिद्धांत, एक नियम ऐसी चीज़ है जो अमेरिका हो कि अफ्रीका हो कि इंडिया हो कि श्रीलंका, वो सब जगह लागू होता है। नीतियाँ बदल सकती हैं, सिद्धांत और नियम नहीं बदलता। बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो अमेरिका में फेंको, चाहे इंग्लैंड में फेंको, चाहे इंडिया में फेंको, नीचे गिरेगा, बॉल नीचे ही आएगी। जी, ऐसे ही ये एक नियम की बात है। लगातार इस बात को बोला जाता रहा। हमारी मुश्किल ये है, देश की मुश्किल ये है, नेताओं की भी मुश्किल ये है कि उसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई पड़ता है। जी, लोग उतना लंबा सोचने को तैयार नहीं होते हैं कि आज ये फ्री जो है, ये फ्री आ कहाँ से रहा है? जी, ये है तो हमारे ही, जी, और इसके जो दुष्परिणाम आते से आएंगे, जब तक हो सकता है एक पीढ़ी निकल जाए। क्योंकि आप अभी जो है ना, बहुत सा 2-3 पीढ़ी का पैसा इकट्ठा करके बैठे हुए और आपने भी उड़ाना चालू किया है, तो ये इसका परिणाम हो सकता है आपका बेटा या आपका पोता भुगते। जी, तो वो समय को अगर जो विचार कर लेते हैं, वो तो अपने बेटे पोते के लिए भी अच्छा भविष्य देके जाते हैं। और जो जिस तरीके से, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसमें सरकार भी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 24 के बाद जो सरकार हमारी रिपीट करेगी, जी, उसमें इसके लिए भी संसद में ऐसा कानून आएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जितनी सरप्लस मनी है, जी, जी, उसमें आप कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपये का आपके खर्च हैं और आपके पास 120 रुपया है, तो आप 20 रुपये को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों की सुविधा दे सकते हैं, भूखे को खाना दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कर्जा बढ़ा रहे हो, आपका खर्च है 100 रुपया, आपकी आमदनी 80 रुपये, 20 रुपये ऑलरेडी कर्जा हो रहा है, बढ़ रहा है वो पिछले कर्जे में, और आप उसमें और 50 रुपये की सब्सिडी देके कर्जा बढ़ा रहे हो, तो ये आप आने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कमलेश भैया, कि इन लोगों की शॉर्ट टर्म राजनीति है। जी, इनको तो ये 5 साल निकालना है, 5 साल तक जो कुछ खाना पीना भरना है इन 5 सालों में कर लेना है। और कुछ दल ऐसे हैं जिनमें हम भी शामिल हैं, जिनको कि 20-30 साल 40 साल की राजनीति सामने देख के, सामने रख के वो काम करते हैं, भविष्य को देख के काम करते हैं। फिर उससे ज़्यादा है देश हित की बात, उससे ज़्यादा है आम जन की हित की बात, कि भाई आखिर हम ये अभी तो फ्री दे देंगे, फिर जब उसको ठेला उठाने को हटाने को बोलेंगे तो ड्राइवर झगड़ा करे नहीं, इसकी भी तो ध्यान देना, उसको भी तो देखना है। जी, 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 तो कोरोना के टाइम मोदी जी ने जो कुछ किया, आज 80 करोड़ लोगों को अन्न देना, 80 करोड़ लोगों का पेट, पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो कई देशों को जोड़ देंगे ना, हो सकता है 10 देशों को जोड़ देंगे तो 80 करोड़ नहीं होंगे जी, लेकिन उतने लोगों को सफलतापूर्वक देना। उसके बाद भी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में देखा कि आज तक का सबसे ज़्यादा अर्थ का जो हमारा जो मुद्रा भंडार होता है, रिजर्व होता है, जी, जी, आज तक का सबसे ज़्यादा रिजर्व हमारे पास आज है, सबसे बड़ा भंडार हमारे पास। और हमने वो दिन भी देखे हैं जी, जब चंद्रशेखर जी 90 के टन ज़माने सोना में हमने गिरवी रखा हमको था। अपने देश के बिल पार करवाने के लिए और पोर्ट में जो जहाज खड़े थे उनसे माल उतराने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। जी, जी, जी,
खैर उस हालात से बाहर निकालने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की और नरसिम्हा राव सरकार की बड़ी भूमिका थी, लेकिन ठीक है, आज तो स्थिति बेहतर है। अब मैं कोरबा में जो खबरें हैं बहुत मज़ेदार खबर नहीं है। मज़ेदार मतलब चर्चा के लायक। भू स्थापित बोले 37 साल पहले ली हमारी ज़मीन, नौकरी अब तक नहीं दी। ये तो चल रहा है। भू विस्थापित कुछ लोग 4 पारा के अभी भी लगभग 200-250 दिन हो गए, अभी भी आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब उनके पड़ोसी विधायक बन गए हैं, हो सकता है मंत्री भी बन जाएं, तो वो उनसे उम्मीद है कि वो उनके साथ न्याय कराएंगे। कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, इस इलाके में भी बहुत सारे भू विस्थापित हैं जो आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उन्हीं से जुड़ी खबर है। अब इस पे चर्चा करने की मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो गई। अब थोड़ा सा जब नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा होती हो ना, तो थोड़ा सा सकारात्मक बातें करिए तो मन शांत होता है। कोरबा में भागवत कथा एक घंटा घर में शुरू हो रही है, और वो भागवत कथा गौरव कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो देश के जाने माने कथाकारों में, जो मतलब उच्च श्रेणी के कथाकार हैं, जिनको सुनने के लिए लाखों लाख लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी कथा से शुरू हो रही है। और इसी के बीच में मैं, चूँकि एक वातावरण अभी बन रहा है भगवान राम को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में, तो पूरे देश के हर आदमी को लगे कि मेरे घर में राम आए हैं। इस तरह का भाव जागृत करने की कोशिश शुरू हो गई है। आप भी उसमें शामिल हैं। ये जो धार्मिक वातावरण है, जैसे मोइत्रा जी ने कहा ना कि माँ दुर्गा आई है, महाभारत होगा। तो जब हम बहुत ज़्यादा निराशा का वातावरण झेलते रहते हैं ना, तो हमको आशा की किरण एक ही जगह दिखती है, वो है धर्म, या हमारी मान्यताएं, या हमारे वो आराध्य देवी देवता, जिनको देखने के बाद, जिनकी शरण में जाने के बाद हमारे मन को शांति मिलती है। तो देश अपनी तरह से चल रहा है, चलेगा। लेकिन जब थोड़ा सा भी में नैराश्य भाव आता है तो मन उस तरफ जाता है। तो अभी थोड़ा सा जो सकारात्मक दिशा में लोग बढ़ रहे हैं धर्म को लेकर के, उससे कुछ अच्छा असर पड़ेगा। देखिए, किसी ने पूछा जी कि भगवान तो सब जगह है जी, और ये जो आप कथा कहानी करवाते हो, भागवत करवाते हो, राम कथा कराते हो, तो क्या फ़ायदा है इससे? तो मैं उठा और उनकी जो मोटरसाइकिल थी उसके चक्के में से हवा मैंने थोड़ी सी निकाल दी। आप बता कहाँ गई? और वो जब हवा कम होने तो वो एकदम लपके और मेरे हाथ को रोका, और उन्होंने बोला कि अरे क्या कर रहे हैं, हवा क्यों निकाल रहे भाई? जी, मैं जाऊंगा कैसे, हवा निकल जाएगी तो? अरे बोला, हवा तो सब जगह है, भर ले जल्दी, मुट्ठी भर के। जी, मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो भाव हैं, जो सोच है, जब हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, आप अनुभव कीजिए, मेरे बोलने से नहीं। आप बनारस जाइए, काशी या मथुरा जाइए या हरिद्वार जाइए, स्टेशन से उतरते ही एक भाव, एक माहौल, एक मन के अंदर सुकून की हवा जो है वो आपको, हाँ, वहाँ का एक ओरा होता है, एक वलय होता है। माहौल में ही वो चीज़ है। आप मंदिर तो जाते जाते तक तो बहुत कुछ उसमें डूब चुके होते हैं, उस भाव में आ चुके होते हैं, उस माहौल में ढल चुके होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उस क्षेत्र से गुजरोगे भी ना आप, तो आपको ये अनुभव होगा कि नहीं, यहाँ कुछ फर्क तो है जो अच्छा लग रहा है। जी, कुछ तो है जी। इसके सैकड़ों उदाहरण है। जैसे मैंने हवा का बोला, खुशबू के लिए बोलते हैं, और बात बोलते हैं कि बदबू है तो बदबू लगेगी, खुशबू है तो खुशबू, दिखती तो कुछ नहीं जी, लेकिन आपको अनुभव होता है। ये जो आते हैं हमारे भागवत करता आते हैं और प्रवचन करता आते हैं, जो धर्म गुरु आते हैं, शंकराचार्य जी आते हैं, मेरा ये विश्वास है कि मुझे जैसे किसी से 100 रुपये लेना होता है जी, तो मेरे को 4 बार बात करना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, जाना पड़ता है कई बार, और वो 100 रुपये बड़ी मुश्किल से मेरे को मिलता है, जबकि मुझे लेना था, मेरा हक था जी। और ये लोग आते हैं और लोग उनको जा के सोना चांदी पैसा टका ये वो मांग नहीं रहे हैं जी, वो उल्टा कई बार तो मंच से घोषणा होती है कि आप कोई सोना चांदी मत चढ़ाइए, आप कोई पैसा मत चढ़ाइए, बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद क्यों देते हैं लोग? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप में हम में नहीं है, उनमें है। वो हमसे एक कदम ही सही कहीं ना कहीं उठ के चल रहे हैं जी। कोई उनके व्यक्तित्व में, कोई उसकी वाणी में, कोई उनके प्रभाव में, कोई उनके प्रभाव मंडल में
कुछ ना कुछ ऐसा है जो औरों से उठ के। जब हम उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनको अनुभव करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे अंदर भी, हमारे व्यक्तित्व में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और उसी के लिए हम उनको ये अर्पण करते हैं जी उसको आप तकलीफ में अच्छा, दुख में सुख, नैराश्य में भूति, उसको जैसा चाहो उसका शब्द का नाम दे दो। जी 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 पर आपको कुल मिला के अच्छा लगता है। जी मैंने आज तक ये नहीं सुना कि कोई व्यक्ति प्रवचन में गया और गाली बकता हुआ आया, कोई व्यक्ति प्रवचन में गया आके झगड़ा किया, ये तो मैंने नहीं तो मन बना के ही जाता हाँ। है कि मुझे कुछ अच्छी चीजें सुनना है। जी ऐसे आयोजन शहर में और अपने क्षेत्र में यदि होते रहते हैं कमलेश भैया, तो इसका प्रभाव शहर की आबो हवा में पड़ता है, इसका प्रभाव शहर के लोगों में पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है। मैं इतना बोल सकता हूं, बिल्कुल तनाव इसका मुक्त होता है हाँ, व्यक्ति। नुकसान नहीं होता कभी। जी 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 और शहर में ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। जी, शहर जागृत होता है हाँ, उससे। इससे जागृति आती शहर का। वो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, जिन जगहों पर गाय पलती हैं, जिन जगहों पर अन्न वस्त्रों का दान होता है, जिन जगहों पर मंदिर बनते हैं, कहीं ना कहीं उस जगह का प्रभाव मंडल जो है ना, जी जी, वो वास्तु बड़े। वहाँ का। जी जी तो इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ इसको लोग दिखावा, पाखंड, वो महाराज ऐसा, ये देखिए उसकी क्या व्यक्तिगत कमजोरी है, उसका वो हमारा विषय नहीं है। राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, 550 वर्षों के संघर्ष के बाद, जी, और अब वो दिन हम देखने वाले हैं। हमने क्या क्या नहीं सुना कमलेश भैया, मैंने स्वयं ने ये सुना हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और रामलला हम आएंगे, ये नारे लगाते लगाते चले जाएंगे, जी और ऐसा होगा वैसा। जिन लोगों ने जो हमारी ढपली को फोड़ने की कोशिश की ना, कि ढपली बजाते बजाते तुम लोग ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, आज वो अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। जी और मंदिर 22 तारीख को भव्य दिव्य मंदिर का आम लोगों के लिए खुल जाएगा। और ये हमारी शुरू से कोशिश रही है, हमारे संगठनों की कोशिश रही है, क्योंकि चाहे वो सारे अनुसांगिक संगठनों की मैं बात करूंगा, अकेले भारतीय जनता पार्टी या संघ की बात नहीं है, इसमें सैकड़ों हजारों संगठन लगे हुए थे और हजारों लाखों लोगों की इसमें आहुति है। जी कई लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। लोग कोठारी बंधुओं को जानते हैं, उन्होंने तो दी जान, साक्षात लोगों ने देखा। हाँ, वो तो लेकिन ऐसे छायाचित्र है। बहुत जी लोग हैं कमलेश भैया जिनको लोग नहीं जानते, जी जी जी, जिनका बलिदान हो गया इस उसके लिए। और ऐसे 1 2 4 10 नहीं, सैकड़ों हजारों लोग, क्योंकि ये संघर्ष 50-100 सालों का नहीं है, 500 सालों का है। कुछ को तो हम जानते समझते ही नहीं, मालूम ही नहीं है, जी जिन जी, लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी। लेकिन अब वो सपना, वो सोच, वो लक्ष्य अब पूरा होने जा रहा है 22 जनवरी को। सही बात है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरा तो रोए खड़े हो जाते हैं जब मैं उस क्षणों की कल्पना करता हूँ जी कि कैसे राम मंदिर अस्तित्व में और रामलला विराजमान होंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका पूजन करेंगे वहाँ पर, हम लोग देख रहे होंगे, क्या क्या दृश्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मंदिर बन रहा है, महत्वपूर्ण यह भी है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि भगवान राम के बारे में जो लोग जानते हैं वो और जानना चाहते हैं। मतलब उसमें से वो जैसे गन्ने को जितनी बार आप रगड़ोगे ना, उतनी बार उसका रस निकलता है। नई चीज, हाँ, नई चीज सूचना, निकलती है, नई जानकारी निकल के तो आएगी। कैसे आप रामायण को 100 बार जी, पढ़िए, 100 बातें आपको नहीं पता चलेंगी। तो वैसे ही है कि आप कैसे हमको परिवार के साथ रहना है, कैसे समाज के साथ रहना है, कैसे बर्ताव हमको प्रकृति के साथ करना है, कैसे इस पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखना है, ये सारी चीजें आपको भगवान राम का चरित्र मर्यादा के मिलती हैं, मर्यादा के साथ। और कृष्ण को आप पढ़ते हैं जी, तो फिर वो राजनीति और कूटनीति के साथ बात वही बोलते हैं, लेकिन उनके साथ मर्यादा का प्रश्न थोड़ा सा फर्क है। जी जी फिर उनके साथ वो सठम साठ्यम की परिस्थिति में आ जाते हैं। जी जी जी। तो हमारे यहाँ तो जितने भी अवतार हुए हैं वो कालखंड जैसा रहा है, उसके हिसाब से उनका देश व्यवहार रहा है। काल, वैसे- देश काल जी, परिस्थिति के अनुसार वो सब चीजें वो- चली हैं। वो तो लेकिन एक- भगवान राम के बारे में उनके मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा ही जाता है। जी, ये उन्होंने तो खुद को कभी भगवान अद्भुत कहा है। ही नहीं था। हाँ। उन्होंने तो खुद को भगवान कहा ही नहीं था। वो तो हमारे जो लिखा है लोगों ने, चाहे रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी हों, उनका भाव था कि उन्होंने हर जगह उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं
ब्रह्म नहीं, हूँ, तो सवाल। उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं, ये हमारे आप के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त। उनके एक भी आचरण को, एक भी चरित्र को आप उठा करके पढ़िए, सुनिए, तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं, हम नहीं कर सकते क्या। तो वो कुमार विश्वास एक बात कहते हैं ना कि अगर आप किसी काम को नहीं कर सकते तो आप ये कहते हैं उन्होंने किया ना, तो उनका एक मंदिर बना करके उनकी पूजा करना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो भगवान थे, कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। जबकि यही भगवान राम ने प्रस्तुत किया मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कि ये सारा काम हम भी कर सकते हैं, मानव लेकिन रूप करते में नहीं। अवतार लेने का जी जो कारण होता है भगवान का, वो एकमात्र ये होता है कि मानव को ये प्रेरणा देना जी कि ये काम मानव रूप में भी किया जा सकता है। इसलिए तो वो मानव रूप में अवतार लेता है, जी नहीं जी तो जी सृष्टि तो वहाँ बैठ के चला सकते हैं। जी। तो भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं या सनातनियों के नहीं हैं, वो सबके हैं। देखिए, जो भी इस ये धरा पर बात रह रहा है, इस को धरती अब पर बड़े रह रहा है। बड़े दूसरे दलों के और दूसरे धर्मों के लोग भी, जी जो बड़े अच्छे पदों पे रहे हुए हैं, बड़े उसमें काम करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे या दुनिया में जिनका नाम है, जी और दूसरे धर्मों से आते हैं, जी उन लोगों ने भी अब ये स्वीकार करना शुरू कर दिया सार्वजनिक रूप से कि हमारा डीएनए तो एक एक है। ही है। जी अब सवाल इस बात का है कि किसी भी प्रोसेस को कमलेश भैया शुरू होने में समय लगता है। जी आप कोई मकान बनवाना चाहते हो तो आप नींव खुदवाने में उसके पहले विचार करते हो, ज़मीन का काम करते हो, समय पैसा का इंतजाम करते हो, लेबर का। लेकिन जब आपका काम शुरू हो जाता है जी जी तो फिर वो एक खात्मे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जी वो काम संपन्न होना तय हो जाता है। जी जी वैसे ही ये प्रोसेस है ना, अब शुरू हो गई है कि आप सनातनियों के प्रभाव को, उनकी परिवर्तन यात्रा को हम शुरू होता देख रहे हैं। जी, हो जी। सकता है हमारे जीवन काल में वो संपन्न हो या ना हो, जी जी लेकिन ये संपन्न होगी, ये भरोसा तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर वही नकारात्मक बात आ जाती है मन में, चलते चलते तो बात बोल दें। डीएमके के एक सांसद ने जो कहा था गोमूत्र राज्य, तो उस मूर्ख को, रावण की औलाद को ये पता नहीं है गोमूत्र कितना फायदेमंद होता है। जब लोगों ने बताया तो उसने क्षमा भी मांगी। तो ये देखिए, अज्ञानता हमले भी में- एक नया जी। चलन अभी और चला है। जी आपको कितने लोग आज अनूप अग्रवाल को, हो सकता है पूरे कोरबा में ही सब लोग नहीं जानते हैं, हो सकता है क्या नहीं जानते हैं, जी लेकिन मैं आज एक विवादास्पद बयान दे दूं सब जान जाएंगे। तो बच्चा जान रहा है, कोरबा क्या आसपास के क्षेत्र के लोग भी जान जाएंगे कि अनूप अग्रवाल कौन है और इसने ऐसा बोला है। और बाद में क्या होगा, जब दबाव बढ़ेगा तो मैं आपके चैनल में बैठ के और कई विभिन्न समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माफ़ी मांग लूँगा, तो और 10 लोग और जान जाएंगे कि क्या चीज़ की माफ़ी मांग रहा है। जी 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 तो ये एक सेंसेशनल बयान देना, विवादास्पद बयान देना और बाद में माफ़ी मांग लेना, ये भी एक खबरों में। अब प्रियांक खरगे जी कौन है, हम तो नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। जी कुछ लोग जो अपर लेवल में काम करते हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ हैं, वो जानते थे कि खड़गे जी का बेटा है बेटा है, प्रियांक जी, खड़गे। जी। लेकिन एक विवादास्पद बयान देकर और उसने पूरे प्रदेश में और देश में प्रियांक खरगे कौन है ये स्थापित कर दिया। इतना तो आप करोड़ों हाँ रुपए बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञापन स्टालिन देते के ना। बेटे को कौन जानता था, लेकिन उसने सनातन पर जो कुछ कहा, तो ये तो होता है तो भाई। ये जो नया तरीका चालू हो गया है, इसमें तो हमारी अपेक्षा उन मीडिया के बंधुओं से, हमारे दोस्तों से है कि ऐसे लोगों को ना बाइकआउट कर दें, उनके बयान को न छापें। ये मूर्ख, ये बेवकूफ़ अगर इस तरीके की बात करता तो इसको वजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुल मिला के अंत में यही कहा जा सकता है कि रामकृष्ण नहीं बन सकते, उनके क्या बनना संभव नहीं है, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर चलने से हमको जल्दी प्रसिद्धि नहीं मिलती। लेकिन रावण और कंस के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो जल्दी चर्चा में आ जाएंगे। मोहम्मद कहावत है साहब ना बनने के भैया, लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बदनाम लेकिन हुआ इब्लीस तो बन क्या जाएंगे तो हुआ? बड़ी जल्दी चर्चा में आ जाएंगे। जी बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ यारों। ये कोई आज की कहावत नहीं है। जी 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 जी। वही बात है कि ये बदनाम होके भी नाम करना, लेकिन इस बात को ये भूल जाते हैं, उसका भुगतमान पूरी जिंदगी इनको भुगतना पड़ता बिल्कुल 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 भुगतना पड़ता है। एक गलती आप करके बचा ले जाएंगे तो दूसरी गलती फिर करेंगे, तीसरी चौथी पांचवी करते करते एक दिन आप नरक में जाके, नरक मतलब कोई वो कड़ाहा में तो डाला जाएगा और काटा जाएगा, वो तो किसी ने नहीं देखा है, वो कल्पना हो सकती है, सच भी हो, लेकिन यही हमको उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सब के सब एक भाव मन में बना लें कि भगवान राम को लेकर के जो बातें लोग कहते हैं विरोध में, वो भी कहीं ना कहीं उनको मानने वाले। आज मैं सवेरे सवेरे देख रहा था चैनल पे कि
लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार तिरुपति बालाजी में जाके मुंडन करवा रहा है और वहाँ यात्रा कर रहा है और पूजा पाठ कर रहा है, तो वही लोग हैं जो दीपावली की छुट्टी कम कर दिए। उन्हीं की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी इसमें उपमुख्यमंत्री है। एक्चुअली भैया ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं जी, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। इनको लाइन कौन सी लेनी है? सॉफ्ट हिंदुत्व वो भी फेल हो गया जी, दोनों को लेके चलना वो भी फेल हो गया, हार्ड लाइन वो भी फेल हो जा रही है। इनके समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन में मैं देखता हूँ जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने देश को चलाया, कैसे चलाया होगा भगवान जाने। जी जी जी, वो या तो अधिकारी चलाते होंगे और ये लोग वाह ये लूटते होंगे। कुल मिला के करते वो भी वही हैं। हाँ, लेकिन इनको बाहर नहीं आता था, अब उनको बाहर मजबूरी में लाना पड़ रहा है। बाहर चाहते क्या है जी, ये हिंदुओं के साथ है कि ये मुसलमानों के साथ है कि किसी के साथ नहीं है कि सबके साथ है, ये निर्णय नहीं ले पा रहे। ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग एक्चुअली ये लोग दूसरे दलों को बढ़ा रहे हैं ना, हमारे को ये लोग प्रश्रय दे रहे हैं जी। अब तो ये बोला जाने लगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का तो देखा उसने, बोला भैया ये तो एक आदमी कम रह गया भारतीय जनता पार्टी स्टार। बोले कौन? राहुल गांधी का नाम तो है ही नहीं, तो वो हमारा स्टार प्रचारक है। तो ये मजाक की बात है जी। मेरा बोलने का मतलब है कि इनका निर्णय लेने की क्षमता और मादा, ये मोदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नीति निर्धारक हैं, जो इसके थिंक टैंक हैं, वो लोग जिस लाइन पे चल रहे हैं, जिस सोच को लेके चल रहे हैं, राष्ट्र प्रथम का जो भावना को लेके चल रहा है, ये सब इनकी कल्पना में ही नहीं था जी। क्या राष्ट्र क्या प्रथम, ये पूछने वाले लोग हैं ये। जी जी, खैर सब अपने अपने ढंग से राजनीति करते हैं, अपने अपने ढंग से उनकी जो आइडियोलॉजी उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हमारा है। वो राष्ट्र प्रथम भाजपा ही नहीं कहती, सभी कहते हैं इसको, और होना भी चाहिए। और जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जिस धर्म को हमारे माता पिता मानते थे, उस धर्म के प्रति हमारी आस्था हो, लेकिन साथ में इसका भी हम ख्याल रखते हैं कि दूसरे आस्था रखने वाले, दूसरे धर्मों पर आस्था रखने वाले, दूसरे पीर पैगंबर को मानने वाले, वो भी हमारे ही हैं। उनसे हमको कोई किसी तरह का दुराव छुपाव उनके साथ नहीं है, लेकिन राजनीति है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको सबको किनारे करके अभी तो राममय वातावरण बनाया जाए। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिन लोगों ने अच्छे संदेश दिए हैं, हमें जीवन जीने का अच्छा तरीका बताया है, वतीरा बताया है उर्दू में जिसको कहते हैं, उसके अनुसार ही जीवन जिएंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ी को अच्छा भारत दे पाएंगे, अच्छा समाज दे पाएंगे। चलिए, ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को आज यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई। अभी व्यावसायिक कार्यों में आप बहुत व्यस्त हैं, बावजूद इसके दर्शकों का और हमारा प्रेम आपको हमारे स्टूडियो खींच लाया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।